वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल LDH राइड्स। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सुपर मीटियोर 650 पे वीडियो बनाओ, रिव्यू बनाओ। तो आज की हमारी वीडियो ना इसी पे होगी। इसमें सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उस पर बात करेंगे। तो बाइक की बात करें, बाइक अपनी 9400 किलोमीटर के करीब चल चुकी है। इसके ना इंजन की बात करें, 648 सीसी का इसका इंजन है, पैरेलल ट्विन एंड 47.8 bhp इसकी पावर है। पहले जो BS4 आते थे उसकी पावर 48 bhp होती थी, बट जो BS7 कह लो या 6.2 कह लो, उसमें इसकी पावर का bhp का ड्रॉप है 0.2%, बट उससे पिकअप में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो बात करते हैं इसके लुक्स की। लुक्स आपको पता ही है कि ये क्रूजर बाइक है और इस सेगमेंट में, इस प्राइस ब्रैकेट में इसके अलावा कोई और बाइक आता भी नहीं है। आप इसको कंपैरिजन करोगे कावासाकी के साथ या अपना बेनेली के साथ, बट उसके और इसमें प्राइस डिफरेंस भी आपको पता बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर की है। एंड बाइक में ना हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने इसको लद्दाख में भी ड्राइव किया, आदि कैलाश में भी ड्राइव किया। इसको लेने का मेन रीज़न पता क्या है? आप सबको पता है कि ये रॉयल एनफील्ड का, प्लस एक मैंने आपको बताया कि इसका प्राइस ब्रैकेट, सेकंड ट्विन सिलेंडर बाइक। थर्ड रीज़न ये है कि जैसे ना मैं लद्दाख गया था, तो अगर आपने वो व्लॉग देखा हो उसमें ना हमें इशू आ गया था, इसके ब्रेक पैड ना वो ख़त्म हो गए थे। और आरी की सर्विस इतनी अच्छी है ना कि उन्होंने वहाँ पे भी मोबाइल वैन उन्होंने रखी हुई है। मुझे इसके सेरामिक कोटिंग वाले ब्रेक पैड तो नहीं मिले, बट उन्होंने जो इसके मीटियोर 350 में आते हैं वो इसमें डल गए थे। तो मुझे वो बेनिफिट हो गया कि मैं मतलब रुका नहीं कहीं, मेरा काम चल गया। मैंने यहाँ पे आके अब दोबारा से इसको चेंज करवा लिया। और जो और भी कोई एक्सेसरीज वगैरह वो आपको सब वहाँ पे मिल जाती है। एक्सेसरीज से मतलब कि बाइक के रिगार्डिंग कोई इंजन ऑयल या लीवर हो गया, ये सब आपको वो प्रोवाइड करता है। और इसका मेन रीज़न एक और है कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। पॉकेट फ्रेंडली इसलिए, हाँ कुछ चीज़ें महंगी है, बट बाकी अगर बाइक्स के साथ इसको कंपेयर किया जाए, जो कॉस्टली बाइक आती है उसके मुकाबले ना इसकी हर चीज़ बहुत चीप है, आपको वो लगेगी। सर्विस कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 3000 रुपये लगता है सर्विस कॉस्ट का इसकी, जिसमें बट मैं इसमें मोटुल का इंजन ऑयल डलवाता हूँ 10W50 फुली सिंथेटिक 7100 सीरीज़ वाला, तो वो मैं बाहर से डलवाता हूँ। उसके अलावा ऑयल फिल्टर हो गया या एयर फिल्टर हो गया, वो चेंज होते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं और इसके ना कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स इसमें सबसे बड़ा जो एक है वो है इसका हेडलैम्प। आरई अब सब में यही हेडलैम्प देता है। इसके साथ आपको, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, अगर आप राइड में जाते हो, तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। इसमें नहीं, कोई भी 650 सेगमेंट में हो, क्योंकि इसकी लाइट इतनी अच्छी नहीं है, उसका थ्रो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, हमने सच पास किया था तो बार बार ना जो पत्थर थे, स्टोन थे, वो इस पे बहुत ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से। एक बार तो ऐसा हुआ था, जो इसका साइड स्टैंड सेंसर होता ना, वो भी कट गया था क्योंकि पत्थर इतने उस पे लगे। तो हम वहाँ पे एक तरह से ना स्टक हो गए थे, बट उसको भी हल किया। और इसका स्प्रिंग उतर जाता साइड स्टैंड का, क्योंकि जब पत्थर लगते हैं। मेन मतलब इसका यही है कि लो ग्राउंड क्लियरेंस का ना बहुत ज़्यादा इसमें इशू है। और थर्ड इशू है इसमें इसकी सीटिंग। इसकी सीटिंग आपको ना बहुत बेकार है। सीटिंग पोस्चर नहीं, सीटिंग। रॉयल एनफील्ड का आप कोई भी बाइक लोगे ना, मैं आपको पर्सनली ये प्रेफर करूँगा कि आप उस पर ना टूरिंग सीट लगवा लो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने GT जब मैंने परचेज़ किया था, मैंने उस पर भी टूरिंग सीट लगवा ली थी। इसकी सीट ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो आपके बम्प्स को बहुत ज़्यादा दुखाएगी। उसके अलावा इसके शॉकर है ना, क्योंकि लो ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से उन्होंने शॉकर ना इसके थोड़े स्टिफ रखे हुए हैं। अगर आप 2 लोग इसको एज अ पिलियन में ड्राइव करते हो तो ये आपको ना बहुत झटके टाइप महसूस हो गया। अगर आप थोड़े से भी खड्डे में से निकलोगे ना, तो आपके पिलियन की तो हालत ख़राब होने वाली है। आपको खुद को भी महसूस होगा कि यार कि ना बॉडी हिल रही है इतना। अगर सिंगल राइड कर रहे हो तब ठीक है, आप इसमें पैनियर लगा सकते हो, बट अगर आप ऐसे पिलियन करना तो आप अपने कमर को मतलब तैयार करके रखो। अगर आप इसके साथ सोच रहे हो ना कि ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है, तो हाँ अगर कहीं फंस गए तो कर सकते हो, बट वैसे ये बाइक उस पर्पज से तो नहीं बना है। और क्योंकि इसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। अब इसके ना वाइब्रेशन की बात करते हैं। हाँ, सब ने कहना है कि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वाइब्रेशन इसमें है, बट वो आपको फील तब होगी जब आप लगातार इसको, कोई भी स्पीड होगी, चाहे 70 हो चाहे 80 हो, जब आप उसको 1 2 3 मिनट सेम स्पीड पे क्रूज करोगे ना, तो आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस होगी अपने फुट पैक्स पे भी, आपके हैंडल बार पे भी। इसमें ये दिक्कत है। विंड ब्लास्ट, हाँ अगर आप स्क्रीन लगवाते हो तो ऑब्वियस है कि उससे विंड ब्लास्ट कम हो जाएगी, बट मैंने इसमें अभी तक नहीं लगवाई है, इसलिए विंड ब्लास्ट थोड़ा सा है। और इसमें एक सबसे बड़ा नहीं, बट एक ड्रॉबैक ये भी है, इसका टर्निंग रेडियस। इसका टर्निंग रेडियस ना बहुत
छोटा सा है, तो आपको ना बार बार आगे पीछे करके बाइक को घुमाना पड़ता है। अब इसकी आगे बात करते हैं एवरेज की। एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है, शहर में आपको 18 से 20 की एवरेज आराम से दे देती है और हाईवे पे 25 से 26 के करीब दे देती है। अगर मैं आपको ऑन एवरेज बताऊं तो एक फ्यूल टैंक पे ये 350 के करीब चल जाता है, 5-10 ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे राइड कर रहे हो। और मैंने इसको 140-150 पे भी भगाया, उसमें कोई वाइब्रेशन ऐसे महसूस नहीं होती, कोई हैंडलिंग में इशू महसूस नहीं होता। आपको नहीं लगेगा कि आप 250 किलो के करीब की बाइक चला रहे हो, इसमें ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता आपको। हाँ, और अब बात करते हैं एग्जॉस्ट की। अभी तो मैंने एग्जॉस्ट उतारे हुए हैं, क्योंकि अब मैं जब आदि कैलाश गया था तब मैंने उतार दिए थे। बट अगर आपने इसमें एग्जॉस्ट लगवाए हो, मैंने पर्सनली राइनो रेसिंग लगवाए हुए हैं, बट अगर आपने इसमें एग्जॉस्ट लगाए ना तो हेड टर्नर है, लोग आपको देखते हैं कि हाँ, और आपको खुद को भी ना बाइक बहुत अच्छी फील आता है कि यार रोड प्रेजेंस इसकी ना बहुत अच्छी है, आपको अच्छा फील देती है। और ट्विन सिलेंडर होने की वजह से अब एग्जॉस्ट नोज तो आप समझ ही सकते हो कि इसका बेटर है। अब बात करते हैं इसमें एक्सेसरीज की जो मैंने इसमें लगवा रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका हेडलैम्प इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने उसकी सब्स्टिट्यूट में क्या लो, उसके साथ कह लो HJG की फॉग लैंप्स लगा रखे हैं 70 वॉट ईच। इसका थ्रो बहुत अच्छा है। सही में बताऊं, कोई भी बाइक हो, जरूरी नहीं यही है, अगर आपके पास कोई और बाइक भी है ना तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स जरूर लगवानी चाहिए। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो या जब आप रात को ट्रैवल करते हो ना, तो आपको सच में उस टाइम पे इसका फील होगा कि हाँ यार, ऑक्सिलरी लाइट्स या फॉग लैंप्स क्यों ज़रूरी है, एक अच्छी लाइटिंग इसमें क्यों ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ नहीं नज़र आता है, क्योंकि शहर में जब चलाते हैं तो कोई ना कोई मतलब लाइटें चल रही होती हैं, स्ट्रीट लाइट होती हैं, बट जब आप कोई माउंटेन या हिली एरियाज में जब जाते हो तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। इसमें ना हमने जाना का लेग गार्ड लगवा रखा है, वो इसलिए क्योंकि जो कंपनी के आते हैं ना उसका थोड़ा सा साइज़ एक तो ज़्यादा बड़ा आता है, तो मुझे वो इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसमें जाना का लगवा रखा है। और साइड में आपको ये रबड़ का प्रॉपर ना इसमें मिलता है, ताकि अगर बाइक गिरे वगैरह तो स्टैंड को कुछ ना हो, इम्पैक्ट काफ़ी हद तक ये रबड़ ही ऑब्जॉर्व कर लेती है। रियर फुटवेयर ने एक्सटेंडर लगवा रखा है, ताकि जब बैठते हैं तो साइलेंसर पे अपने पैर ना लगे, उस वजह से मैंने इसमें ये लगा रखा है। और हमने इसमें बैक रेस्ट भी लगा रखा है, ताकि पिलियन राइडर को कोई दिक्कत ना आए, और ये बाइक की लुक को भी अच्छा रखता है। एंड मैंने इसमें एग्जॉस्ट लगवाए थे, अभी उतारे हुए हैं, बट मैं इसको फिर से चेंज करूँगा। इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा एक्सेसरी लगाई, जो मेन चीज़ें हैं बस मैंने 3-4 एक्सेसरीज वही लगाई। और इसको मैंने PPF कह लो या लेमिनेशन कह लो, वो भी करवा रखा है। उसका रीज़न है कि जब आप टैंक बैग रखते हो ना, तो बाइक में ना वो मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक वाला, तो उसकी वजह से ना स्क्रैचेस बहुत पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसको लेमिनेट किया हुआ है, ताकि 2-3 ट्रिप्स निकल जाते हैं तो स्क्रैच पड़ते हैं, मैं उसको रिमूव करवा के नया चेंज कराता हूँ, और बाइक अंदर से नहीं रहे। इसका जो फुट रेस्ट है, क्योंकि आपने देखा हो यूजली बाइक्स का फुट रेस्ट यहाँ पे ही होता है, इसका फुट रेस्ट ना बहुत आगे है। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है ना, तो आपको हल्का सा स्टिफनेस कई बार महसूस हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा आगे है। उसमें गियर चेंज में ना आपको लगेगा हल्का सा। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप ना RE के टूरिंग फुट पैक भी लगवा सकते हो या आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो फुट पैक है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, आपको बैठने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। और इसकी ना जो और बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग नो डाउट इसकी GT और इंटरसेप्टर से ज़्यादा बेटर है। उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है GT की, इसकी ब्रेकिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो अंडर 5 लाख इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। जब मैंने ये परचेज़ की थी तब ये 4,50,000 के करीब थी, बट अब GST नॉर्म्स के कारण ये अप्रॉक्सीमेटली 4,80,000 या 85,000 के करीब मिलती है। डिपेंड करता है आपकी सिटी कौन सी है। विदाउट एक्सेसरीज आप मोटा मान लो कि अगर आपने नॉर्मल लगानी है नॉर्मल यूजेज के लिए, तो 25 से 30 हज़ार के रेंज में अच्छी एक्सेसरीज लग जाती हैं, इवन की ओरिजिनल RE की भी लग जाती हैं। तो अगर आपने कम पैसों में हार्ले का फील लेनी है ना, तो आप ये ले सकते हो। अंडर 5 लाख इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लुक्स चाहिए, क्रूज़र के साउंड चाहिए, तो ये बेटर ऑप्शन है। अब राइनो के या गुरसेवक के कोई भी आपने एग्जॉस्ट लेने, वो 20,000 की रेंज में आ जाते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और हार्ले की छोटी बहन कह सकते हो, ये आप ले सकते हो। और ऐसा मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं लगा। मेन इशू है ना, वो मैं आपको अगर बताऊं तो एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में, वो भी इशू नहीं है। अगर आपने ऑफ रोड करनी है तब इशू है, ऐसा कुछ इशू नहीं है कोई, और इसमें इतना इशू नहीं है। एक इसमें ना थोड़ी सी सस्पेंशन इसकी स्टिफ है, उसका मैंने इस बार सोल्यूशन देखा था। उन्होंने मेरे को बताया था कि यहाँ से ना आप इसका लेवल चेंज करके उसको थोड़ी सी सॉफ्ट कर सकते हो। उसके अलावा बाइक में कोई इशू नहीं है इतना। एवरेज भी अच्छी है, इंजन भी अच्छा है, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, मुझे कोई इतना इशू आया ही नहीं है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अब हम रिव्यू करेंगे GT का एंड इसको कंपैरिजन भी करेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। Thinking of you. Maybe I'm painting blue. What I'm